जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्पेसिफिक एकेडमी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, जिसका वन शॉट रिवीजन के बारे में हम इससे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स क्या होता है। सबसे पहले इसमें दे रखा है हमको फ्लूइड्स क्या होता है। तो फ्लूइड के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ऐसी टेंडेंसी ना हो कि वो शेयर स्ट्रेस को विदस्टैंड कर सके। मतलब मान के चलिए कि ये एक प्लेन है। इस प्लेन पे अगर मैं इस तरीके का फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरीके का क्या मैंने फोर्स लगाया, तो मेरा हाथ उस फोर्स को रजिस्ट नहीं कर पाया या उस स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर पाया, उसको हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स को रोक नहीं पाया, तो उसके अंदर क्या होगा? फ्लो होने की टेंडेंसी होगी। किधर? जिधर उसका फोर्स अप्लाइड है। किसका? शियर फोर्स का। तो अगर मैं मान के चलूँ, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक सरफेस पे ऐसे कहीं पानी को गिरा दिया है। अब मैं पानी को ऐसे फोर्स दिया, हल्का सा उंगली से रख के ऐसे फोर्स दिया, तो पानी क्या होगा? मेरे हाथ के डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम कि फ्लो जो है या फिर जो हमारा पानी है, उसके पास शियर फोर्स को रजिस्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास शियर स्ट्रेस को रोकने की कैपेबिलिटी नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। अब फ्लूइड्स वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। जैसे मान के चलिए आप जिस कैमरे से हमको देख रहे हैं, हमारे और कैमरे के बीच में क्या है? एयर है। अगर मैं इस तरीके से अपने हाथ को यूँ यूँ करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इस एटमॉस्फेयर में, उनको मैं शेयर स्ट्रेस दे रहा हूँ और वो शेयर स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या हो गए? जिधर मेरा हाथ का डायरेक्शन उधर की तरफ क्या हो रहे हैं? वो फ्लो हो रहे हैं। तो एयर पार्टिकल्स या फिर हमारी जो गैस है, वो भी क्या है? एक हमारा फ्लूइड्स है। क्लियर है? तो फ्लूइड्स के बारे में आपने समझे कि फ्लूइड्स क्या होता है, या तो गैसेस होंगे या फिर क्या होंगे? लिक्विड्स होंगे। इसके बाद जो नया डेफिनेशन आता है हमारा क्या? प्रेशर। प्रेशर एक ऐसा टर्म है जिसमें नॉर्मली लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। बट यहाँ फोर्स कौन सा होना चाहिए? वो फोर्स होता है हमारा थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है जो ऑलवेज एक्ट करता है नॉर्मल टू द बॉडी और ऑलवेज एक्ट करता है टुवर्ड्स द बॉडी। जैसे मान के चलिए मैं इस बोर्ड को यूँ कंप्रेस किया, दबाया, तो मेरे हाथ का फोर्स कैसा है? टुवर्ड्स द बॉडी। अगर मेरा फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी है और ये फोर्स बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कैसा है बेटा? बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो मेरा ये फोर्स और कितने एरिया पे दे रहा हूँ? मेरे हाथ का कुछ एरिया होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? मेरा प्रेशर। ऐसे ही अगर मैं मान के चलूँ कि एक लिक्विड में एक कंटेनर जिसमें लिक्विड फिल्ड है, उसमें मैंने एक क्यूब छोड़ दिया है, मेटल का या कोई भी क्यूब छोड़ दिया, बॉडी, क्यूबिकल बॉडी, तो उसको इधर से फोर्स मिल रहा है, 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 सामने से मिल रहा है, पीछे से मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो ऑलवेज टुवर्ड्स, देखो, ऑलवेज टुवर्ड्स दी बॉडी एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रस्ट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स दी बॉडी एक्ट करता है। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। थ्रस्ट फोर्स हमेशा कंप्रेसिव करता है, कंप्रेसिव फोर्स देगा। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब बॉडी को दबाना चाहेगा। तो थ्रस्ट फोर्स इज द काइंड ऑफ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स towards the body normally and it always acts towards the body या फिर perpendicular to the body। क्लियर? तो इसको हम बोले थ्रस्ट। तो थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? हमारा प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम की वजह से हमारा प्रेशर कितना होगा? जैसे मान के चलिए कि ये मैंने एक कॉलम लिया, लिक्विड कॉलम, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कोई भी लिक्विड फिल किया है, जिसकी हाइट h है और इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है? a दे रखा है। तो इस बॉटम एज पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, हमको ये बताना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया या थ्रस्ट फोर्स बाय एरिया। तो इस फोर्स का हम यहाँ पर क्या लेंगे? क्योंकि ये बॉटम पे इतने फोर्स का मास होगा, मास का क्या होगा? वेट होगा। मास का बेटा क्या होगा? वेट होगा। तो फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा? mg/a। फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा बेटा? mg/a। क्लियर? तो क्या मैं मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और वॉल्यूम कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट इंटू जी। तो ए से ए को कैंसिल करके रो जी एच क्या आ जाएगा मेरा? प्रेशर। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना आता है हमारा? रो जी एच आता है। क्लियर? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? अगर हमारा फ्लूइड अगर रेस्ट में है, फ्लूइड अगर रेस्ट में अगर किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड अगर क्या है हमारा बेटा? हमारा रेस्ट में है,
तो किसी भी एक फ्लूइड पार्टिकल को आप उठा लीजिए, उसकी तरफ से चारों तरफ से जितना भी फोर्स अपॉन एरिया जो आ रहा होगा वो क्या होगा, इक्वल इन वैल्यू होगा। क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, हर एक डायरेक्शन से क्या रहेगा, उसका सेम रहेगा, P1 बराबर P2 कह सकते हैं हम। ठीक है, इसका एक बेसिक सा एप्लीकेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं या हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, तो वहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल काम करता है कि अगर आपके पास एक एरिया पिस्टन का A1 लिया, एक लिफ्ट का या एक कोई हाइड्रोलिक जैक का, और एक एरिया ले लिया आपने A2, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो देखिए मान के चलिए इस बड़े वाले पिस्टन पे हमने रख दिया बहुत बड़ा लोड, बहुत ज़्यादा लोड, जैसे किसी कार का लोड रख दिया 2000 kg या 2000 kg। ठीक है, तो 2000 kg का लोड इस पर जब रखा हमने, तो इसको उठाने के लिए हमको कितना एफर्ट लगना पड़ेगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझे? तो जितना ज़्यादा हमारा एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन कम होगा, उतना ही हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होगा कि जब इस टर्म को आप सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा, F1 बराबर एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इंटू में F2। बेटा एरिया 1 अपॉन एरिया 2, तो एरिया 2 तो हमारा कांस्टेंट है, अगर हम एरिया 1 को और छोटा कर देंगे तो F1 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो जितना ज़्यादा हमने एरिया 1 को छोटा किया उतना ज़्यादा हमारा F1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो कई बार आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि कई एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया जाता है कि एक सिरिंज की मदद से एक बड़ी सी ईंट को उठा दिया जाता है, तो वो भी हमारा किसका प्रिंसिपल है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही प्रिंसिपल है। बात समझे? इसके बाद अगर हम बात करें, एक नया टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी और या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आता है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात समझे? तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ रेशियो। ये क्या है, हमारा रेशियो, या फिर इसको बोल सकते हैं कि कंपैरिजन है। क्या है बेटा, ये कंपैरिजन। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू अगर आपको मान के चलिए दे रखी है एग्जाम में, या फिर किसी एग्जाम्पल में दे रखी है, किसी न्यूमेरिकल में दे रखी है, क्या कि 1.2। इसका मतलब क्या हुआ कि द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज 1.2 टाइम्स देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज 1.2 टाइम्स दैट डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? ऐसे ही आप इससे कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है। नया टॉपिक क्या है, छोटी सी डेफिनेशन आप भी जानते होगे, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वेट डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम। आप वेट को लिख सकते हो क्या, mg, m/v क्या होता है बेटा, रो होता है। तो आप वेट डेंसिटी को रो जी टाइम्स भी लिख सकते हो, रो जी के इक्वल भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई? इसके हम आगे चलते हैं। अब देखिएगा वॉयंसी के बारे में बात करते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि अगर हम पानी में अपना हाथ डुबोते हैं या डालते हैं तो हमारे हाथ का जो वेट है वो थोड़ा हमको कम फील होता है। या फिर आप कभी किसी एक प्लास्टिक के मग को पानी में छोड़ना, वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो उसको बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं? बॉयंसी। तो बॉयंसी एक ऐसी फिनोमेना है कि जब भी किसी लिक्विड में हम किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स मिलेगा, या उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स मिलता है। तो वो लगता कैसे है, देखिए ये हमारा कोई लिक्विड है, इसमें हमने किसी क्यूबिकल बॉडी को ड्रॉप कराया है। तो ये क्यूबिकल बॉडी जब इसमें ड्रॉप होगी तो इसको घुसने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो क्या करेगी, पानी को हटाएगी। जैसे क्यूबिकल बॉडी को आपने ड्रॉप किया, पानी को हटाएगी, तो पानी हटेगा तब जाके वो क्या होगा बेटा, तब जाके वो क्या होगा, अंदर जा पाएगा। तो पानी हटेगा तो पानी का कुछ अमाउंट या कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अब कितना वाटर ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो डिपेंड करेगा कितना बॉडी का वॉल्यूम हमारा इनसाइड ऑफ दी वाटर है। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा कि उस पर डिपेंड करेगा कितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमारा पानी के अंदर है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर या जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमारा अंदर है पानी के, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम कितना इनसाइड है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, हमारा डिस्प्लेस होगा। अब उतने वॉल्यूम का कुछ मास होगा। देखो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मास निकाल सकते हो डेंसिटी की हेल्प से। तो वॉल्यूम से मास निकाला, मास से वेट निकाला। तो वेट क्या है, एक फोर्स है। जो फोर्स है उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वॉयेंट फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉयेंट फोर्स बोलेंगे। और ये जो वॉयेंट फोर्स है ये हमेशा कहाँ की तरफ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। कहाँ की तरफ एक्ट करेगा बेटा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमारा वॉयेंट फोर्स जो है वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो आइए जरा देखते हैं। जब हम किसी हाथ को, अपने हाथ को पानी के अंदर डुबोते हैं तो हाथ का जो वेट है वो कहाँ लगेगा, नीचे। हाथ का जो वेट है वो कहाँ लगेगा, नीचे। वॉयेंट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। अगर वेट वॉयेंट फोर्स से ज़्यादा है तो नेट
वेट कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। अब वेट की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, तो हमको जो रिएक्शन फील होगा वो क्या होगा, हमारा वेट हाथ का क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही हर बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, पानी के अंदर जाके कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वायलेंसी। क्लियर। अब देखिएगा, इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस है, अगर हमारी डेंसिटी ऑफ बॉडी ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो बॉडी हमारी पानी के अंदर घुस जाएगी और डूबती जाएगी। कब तक, जब तक कि क्या ना हो, नीचे तक ना पहुंच जाए। ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारी डेंसिटी ऑफ बॉडी की क्या है, बराबर है। जनरली जो केस बनता है वो तो इन्हीं केस से बनता है। जो क्वेश्चन बनेगा हमारा एग्जाम में वो तो इन्हीं केस से बनता है। पहला केस क्या है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर बराबर है तो बॉडी को इक्वल में लाने के लिए, सुना ध्यान से, बॉडी डेंसिटी इन दोनों की बराबर है, तो ये दोनों बॉयंट फोर्स और बॉडी का वेट, देखो बॉडी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। बॉडी का वेट नीचे, बॉयंट फोर्स ऊपर। तो देखो डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी बराबर है, जी बराबर है, जी बराबर है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी, जब जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी का है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए। तो बॉडी को कम्प्लीटली सिंक होना पड़ेगा। कब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉडी जब होगी इक्वल। उसका मतलब क्या होगा कि बॉडी पानी के अंदर डूब जाएगी, लेकिन उसका टॉप सरफेस बॉडी का और पानी का सरफेस क्या होगा, सिमिलर होगा। समझे। अगर ऐसा केस बनता है जिस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी से, तो इस केस में वॉल्यूम का कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ही किसके अंदर होगा, हमारा पानी के अंदर होगा। तो उस केस में अगर ये इस कंडीशन में आके ये बैलेंस्ड है, तो बॉयंट फोर्स लगेगा हमारे ऊपर। बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। और वेट कहाँ लगेगा, उसका नीचे लगेगा। तो बॉयंट फोर्स कितने पे लगेगा, जितना वॉल्यूम उसके पानी के अंदर है। मान के चलिए इतना वॉल्यूम उसका क्या है, पानी के अंदर है। इतना वॉल्यूम क्या उसका पानी के अंदर है, तो उतने वॉल्यूम का वॉल्यूम लोगे, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। तो यहाँ से जो अननोन होगा उसको आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर। तो अगर हम बात करें आगे फ्लोज के बारे में कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होते हैं। पहला फ्लो क्या है हमारा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि जनरली फ्लूइड जो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि फ्लूइड जो है वो लेयर बाय लेयर ट्रेवल करता है। तो एक लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। एक लेयर क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीमलाइन। तो एक लेयर में अगर हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स फर्स्ट वाले पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं बेटा, फॉलो। मान के चलिए फर्स्ट पार्टिकल हमारा ऐसे मोशन कर रहा है, तो बाकी के पीछे वाले पार्टिकल्स भी इसी को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ हर एक की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। क्लियर। तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है। और अगर हमारी स्ट्रीम लाइन्स पैरेलल मूव कर रही है, जैसे देखो एक स्ट्रीम लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 स्ट्रीम लाइन ली मैंने यहाँ पर। चारों की चारों स्ट्रीम लाइन्स हमारी अलग अलग वेलोसिटी पर मूव कर रही है, लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। मींस दे आर पैरेलल, मींस दे आर व्हाट, पैरेलल। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो। अगर इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, डिस्टेंस चेंज, तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब इस कंडीशन में ये स्ट्रीम लाइन्स क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। जब हमारी स्ट्रीम लाइन्स इंटरसेक्ट होने लगे तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। क्लियर। अब एक रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला बनाया कि कब फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा, कब फ्लो हमारा लैमिनार होगा, या कब फ्लो हमारा टर्बुलेंट होगा। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि रो वी डी बाई ईटा। ये रो क्या है, जिस पाइप के थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है पानी, उस पाइप का डेंसिटी, सॉरी इस पानी का डेंसिटी, और कितनी वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू, और पानी है तो उसका कुछ विस्कस फोर्स भी होगा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। विस्कस फोर्स होगा तो विस्कस फोर्स का कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा ईटा, तो वो भी होना चाहिए। और पाइप का डायमीटर क्या है, डी। तो इन 3-4 क्वांटिटी को मिला के उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया, क्या, रो वी डी बाई ईटा। इस फॉर्मूले की वैल्यू अगर हमारी लेस देन 1000 है तो फ्लो होगा बेटा हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज लेसर देन 2000 है तो वो क्या होगा हमारा, लैमिनार फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 2000 या 3000 के बीच में है तो वो लैमिनार फ्लो हो सकता है या टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 से ज़्यादा है तो फ्लो कैसा हो जाएगा हमारा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर।
तो इस नंबर के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि फ्लो हमारा कैसा है, रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, मतलब फ्लो कैसा हमारा, लेमिनार है, टर्बुलेंट है या फिर स्ट्रीमलाइन है। इसके बाद अगर हम बात करें रेनॉल्ड्स नंबर की, तो ये इस साल जेई साल 2024 में जेई के सिलेबस से हटा दिया गया है, जेई मेंस के सिलेबस से। ठीक है, तो ये आपको फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इसका यूज़ हो सकता है। तो अगर हम बात करें, एक और टर्म आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है फ्लो ऑफ लिक्विड की। देखो यहाँ पर देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो रेनॉल्ड्स नंबर भी तो बढ़ेगा। बोलो, अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो तो रेनॉल्ड्स नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिसपे फ्लो हमारा लेमिनार से टर्बुलेंट में हो जाए, फ्लो हमारा लेमिनार से टर्बुलेंट में हो जाए। बाकी सारे पैरामीटर आपने कांस्टेंट रखे, बस वेलोसिटी पर डिपेंड करा दिया। तो एक ऐसी वेलोसिटी जिस पर फ्लो हमारा लेमिनार टू टर्बुलेंट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको हम, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे हमारा फ्लो लेमिनार से क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए। समझे, चलें आगे देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी इक्वेशन की, कि क्वांटिटी इक्वेशन क्या होती है। तो जब भी कभी किसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है लेकिन स्टेडी फ्लो हो रहा है। स्टेडी फ्लो का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितना मास फ्लो होगा, जितना मास इस एंट्री से फ्लो हो रहा है उतना ही मास हमारा इस एग्जिट से ही फ्लो होना चाहिए। तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। अगर ऐसी कंडीशन है तो मास पर यूनिट टाइम 1 पे, मास पर यूनिट टाइम एग्जिट पे दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब इसको आप रीअरेंज करोगे बाद में तो A1 B1 A2 B2 के क्या होगा, बराबर होगा। एरिया इंटू वेलोसिटी, इनलेट और आउटलेट पे, एग्जिट पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसके बाद हम जानते हैं बर्नौली थ्योरम, सभी लोग जानते हैं बट हम 1 मिनट बात करेंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है। कि प्रेशर एनर्जी, करंटिंग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनलेट पे और आउटलेट पे क्या रहेगा बेटा, एग्जिट पे बराबर रहेगा। इनका सम, प्रेशर एनर्जी, वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी, करंटिंग एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, इट हैज़ वाइड एप्लीकेशंस। जैसे P1 इज द प्रेशर एनर्जी, हाफ रो V1 स्क्वायर आएगा यहाँ पर, हाफ रो V1 स्क्वायर इज दी काइनेटिक एनर्जी, रो GH1 इज दी पोटेंशियल एनर्जी, और यही इक्वल रहेगा P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हाफ रो GH2 के बराबर रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कैसे कि मैंने यहाँ पर इसको V1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर VH2 लिखना पड़ेगा। तो इसका बहुत सारी जगह एप्लीकेशन, जैसे मान के चलो हमारे सामने से ट्रेन पास हो रही है, हमारे सामने से क्या पास हो रही है बेटा, ट्रेन पास हो रही है। तो ट्रेन जब पास होती है तो ट्रेन के सामने और ट्रेन के साइड की जो एयर है, ट्रेन के साइड की जो एयर है उस एयर की वेलोसिटी है। तो जनरली आपने ट्रेन के पास देखा होगा या कभी मेट्रो लाइन्स पर जाके देखा होगा कि एक येलो लाइन या फिर कोई एक बीच में गेट्स नहीं होते, तो वहाँ पर एक प्रॉपर एक LOC खींची जाती है कि उसके बियॉन्ड मत जाइए जब ट्रेन आती है। तो क्यों, अगर आप उसके बियॉन्ड गए हो तो एयर अपने जो, जब ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पर तो अपने साथ एयर लेके जाएगी, एयर भी उसके साथ क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। तो उस रीजन का प्रेशर क्या रहेगा, हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा। कैसे, वेलोसिटी जानता तो प्रेशर कम, तभी तो हमारा इसके बराबर आएगा ये। समझे, नहीं समझे तो दोबारा समझो। जब से एयर, जैसे कि कोई ट्रेन पास हो रही है, ट्रेन के पास वेलोसिटी ज़्यादा है, ट्रेन के पास क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है, और वेलोसिटी ज़्यादा तो उसका प्रेशर एनर्जी क्या होना पड़ेगा, कम। बिकॉज आप जिधर खड़े हो उधर तो एयर की वेलोसिटी कम है, तो उधर प्रेशर भी मेंटेन है और वेलोसिटी भी मेंटेन है। तो ये वैल्यू ज़्यादा हुई है तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर आएगा। तो जिस जगह से हमारी ट्रेन पास हो रही है, जिस एरिया से हमारी ट्रेन पास हो रही है, तो वहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ प्रेशर एयर का कम होगा। और आपके बैक साइड एयर की वेलोसिटी लो है तो प्रेशर एज़ कम्पेयर टू फ्रंट से बैक साइड क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो P1 इज़ बैक साइड का प्रेशर ज़्यादा, फ्रंट का प्रेशर कम। तो बैक से पीछे की तरफ, बैक से फ्रंट की ओर आपको क्या लगेगा, एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जिसके से आप टुवर्ड्स दी ट्रेन जा सकते हो। तो इसलिए एक LOC लाइन खींची जाती है कि आप इस लाइन के बियॉन्ड ना जाए। बिकॉज जब ट्रेन आती है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होती है और एयर की वेलोसिटी कुछ होती है, तो मे भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपको थ्रस्ट फोर्स मिल सकता है। तो इस वजह से आपको बोला जाता है कि उस लाइन से पीछे ही रहा करो। ठीक है, ऐसा ही केस देखा जाता है ब्लोइंग ऑफ रूफ पाइप बीम।
जब तेज़ आंधी आती है तो जो कच्चा हाउस होते हैं या जो कच्चे मकान होते हैं उनकी कभी कभी आपने देखा होगा छतें उड़ जाती हैं, ठीक है। तो जब छतों से तेज़ हवा पास होती है तो छत के ऊपर का रीजन का प्रेशर हो जाता है लो, ठीक है। और वहीं नीचे जो एयर है, नीचे जो एयर है वो कैसी है, नॉर्मल जो भी हमारे रूम में एयर है वो एयर। तो नीचे की एयर का प्रेशर ज़्यादा है ऊपर की एयर के प्रेशर से, तो नीचे के प्रेशर ज़्यादा ऊपर का प्रेशर कम, तो नीचे से प्रेशर कम ऊपर का प्रेशर, सॉरी नीचे का प्रेशर ज़्यादा ऊपर का प्रेशर कम, तो एक नेट थ्रस्ट फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो इस वजह से हमारी छत क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन होते हैं। अब इसी पर बेस्ड बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड एक एप्लीकेशन होता है हमारा वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जस्ट ये बताता है कि किसी भी या फिर किसी भी डिवाइस, ये कैसा डिवाइस है जो ये बताता है कि उससे किस रेट से पानी या किस रेट से हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है। मतलब इट इज़ अ डिवाइस विच विल टेल अस अबाउट द फ्लो पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर या कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो इस क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए। किसके लिए करते हैं बेटा, वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ देखिए ये पाइप है, यहाँ पर बड़ा एरिया है, यहाँ पे जाके छोटा हो गया। तो यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ वेलोसिटी, देखो पहले हम बात करेंगे एरिया और वेलोसिटी की। एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस लिक्विड कॉलम में हमारा हाइट ज़्यादा हुआ, इस लिक्विड कॉलम में हमारा हाइट क्या हुआ, कम राइज हुआ। तो इन लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर डिफरेंस है तो उसको हम P1 P2 का डिफरेंस रो जी एच के इक्वल कर सकते हैं, मतलब P1 - P2 इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से हम जो इस पूरे पाइप के थ्रू कितना वॉल्यूम पर सेकंड या कितना मीटर के पर सेकंड पानी या लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसका फॉर्मूला हमारा बनता है A1A2 √2GHY A1² मीटर क्यूब पर सेकेंड। बात समझे, रूट में 2GH A1² - A2² अपॉन में रो A1² इंटू में A1A2, तो वो क्या आएगा, हमारा क्यू का फॉर्मूला आएगा। क्यू क्या होता है हमारा, वॉल्यूम फ्लो रेट, कि एक सेकंड में कितना फ्लो हमारा पास हो रहा है। इसके बाद टॉरसली लॉ ऑफ रिफ्लेक्स क्या होता है कि किसी भी पाइप में या किसी भी कंटेनर में अगर आपने एक छोटा सा एक ओरिफाइस बना दिया, ओरिफाइस का मतलब एक ऐसा छोटा सा होल जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके क्रॉस सेक्शन से क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो उस केस में मान के लिए कंटेनर लिया हमने, इसमें इतने हाइट तक पानी भरा हुआ, इसका हाइट लिया कैपिटल H। अब टॉप सरफेस से, वाटर लेवल के टॉप सरफेस से हमने H हाइट पर यहाँ पर एक होल किया, तो यहाँ से पानी लीक होना स्टार्ट कर देगा। तो कितनी वेलोसिटी से लीक करेगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा √2GH। H लेंगे हम ये वाला इस केस में। तो यहाँ से यहाँ तक खाली होने में टाइम कितना लगेगा, 2H - H, कैपिटल H - स्मॉल h अपॉन G अंडर रूट में, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालनी कि कितना दूर गिरेगा, ठीक है, कितना मैक्सिमम रेंज कर सकता है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो तो वो उसका रेंज आ जाएगा, ठीक है। अब रेंज चाहते हैं मैक्सिमम हो, तो क्या होगा, वो H जब हम स्मॉल h को कैपिटल H के 1/2 टाइम्स लेंगे तो हमारा रेंज क्या है उस केस में मैक्सिमम है। इसका प्रूफ होता है, बट आपको फिलहाल ये इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी एक ऐसा फिनोमेना है, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे ही हमारा एक विस्कोसिटी टर्म आता है जब भी कभी हम लिक्विड की लेयर्स के बारे में बात करेंगे या फ्लूइड की लेयर के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूइड हमारा लेयर बाय लेयर ट्रेवल करता है, तो जब दो लेयर आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे तो उनके बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। उस इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। तो ऐसे ही न्यूटन ने इसके ऊपर एक लॉ दिया था, क्या दिया था कि मान के चलिए ये एक हमारी रिजिड बाउंड्री है, मतलब ये हमारी मूव नहीं हो सकती, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा लिक्विड फ्लो होगा तो यहाँ पर वो लेयर जिसकी जो सबसे पास है किसके, रिजिड सरफेस के, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी एज कम्पेयर टू अपर वाला, उसके ऊपर की ज़्यादा, उसके ऊपर की ज़्यादा, और सबसे ऊपर वाले की और ज़्यादा। तो वेलोसिटी इसकी कम, उसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा। तो लेयर के बीच में क्या हो रहा है बेटा, रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो गया। तो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो गया, तो दो लेयर के बीच में अगर हम देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो उनके मोशन की कैसा होगा, रिलेटिव मोशन की कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो इसको, इस फोर्स को हम बोलेंगे विस्कस फोर्स। तो उसने बोला इस विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है ईटा ए dV/dx। ये माइनस साइन आता है क्या, क्योंकि ये विस्कस फोर्स उसके मोशन के अपोजिट लगता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला हमारा F = ईटा ए dV/dx ही रहेगा। जो ईटा है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर।
इसकी यूनिट होती है हमारी पॉइज या फिर पास्कल सेकेंड। पॉइज या फिर पास्कल सेकेंड। एक पॉइज हमारा 0.1 टाइम्स ऑफ पास्कल सेकेंड होता है। क्लियर। तो इसके बेसिस पे हमारे 3-4 फॉर्मूले बनते हैं, उनको देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक पाइप है, ठीक है, या कोई हमारा ट्यूब है, उस ट्यूब से एक एंड पे प्रेशर P1 है, एक एंड पे प्रेशर P2 है। P1 इज ग्रेटर देन P2, तो फ्लो हमारा P1 से P2 की तरफ होना है, ये बात तो कन्फर्म है। अगर इस पाइप का रेडियस आपको R दे रखा है, लेंथ इसकी L दे रखी है, और इससे जो बहने वाला जो लिक्विड है उसका ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो आप इन गिवन डेटा से इससे कितना पर सेकेंड वॉल्यूम फ्लो हो रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्यू। अभी बताया था मैंने आपको पहले कि क्यू क्या होता है हमारा, कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्यू। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो इसका फॉर्मूला इसमें बनेगा क्या, क्यू इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4 8 ईटा एल, वेयर पी इज वॉट, प्रेशर डिफरेंस। पी इज वॉट, प्रेशर डिफरेंस। तो अगर आपको इस तरीके से क्यू निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ईटा दे रखा है तो। ठीक है, या फिर मैंने पहले बताया था सेंटीमीटर से क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 अंडर रूट में 2GH डिवाइड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर। अब इसी पर बेस्ड एक और फॉर्मूला बना दिया किसने, स्टोक्स ने। वो क्या दिया कि जब किसी कंटेनर में आप एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कराओगे तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा, 6 पाई ईटा आर वी। आर इज द रेडियस, वी इज इट्स वेलोसिटी, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ईटा इज व्हाट, इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक और वेलोसिटी है, कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये क्या है कि इनिशियली जब आपने एक बॉल को लिक्विड के अंदर छोड़ोगे तो बॉल पे क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी का मतलब जी होगा उसका क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो उस रेट से कहाँ आ जाएगी, नीचे आएगी। लेकिन जैसे ही विस्कस फ्लूइड में वो अंदर जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, विस्कस फ्लूइड में जैसे ही वो अंदर गई तो वॉयलेंट फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। वॉयलेंट फोर्स कब तक बढ़ेगा, जब तक कि पूरा वॉल्यूम उसका पानी के अंदर ना आ जाए या लिक्विड के अंदर ना आ जाए, तब तक वॉयलेंट फोर्स बढ़ेगा। लेकिन विस्कस फोर्स अभी देखा था वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स और वॉयलेंट फोर्स का सम इसके वेट के बराबर आ जाएगा। तो जब उसने जो वेलोसिटी अचीव की उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस विस्कोसिटी के टर्म्स पर भी जितने भी फॉर्मूले आपने देख लिए। ठीक है, इसके बाद दो फोर्स होते हैं। अब हम बात चल रहे हैं सरफेस, और उसके बाद बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, तो दो फोर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, या फिर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे एक पानी है, एक ग्लास है, तो दो अलग अलग सब्सटेंस है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे क्या, एडेसिव फोर्स। बात समझे। कोहेसिव फोर्स, फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, या दो मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के उनके बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन इज फिनोमेना ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। जिधर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पर सरफेस टेंशन आपको ज़्यादा दिखाई देगी, जिधर कोहेसिव फोर्स कम होगा वहाँ पर ये आपको कम दिखाई देगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज द मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर जब भी कभी आपने देखा होगा कि पानी की एक ड्रॉप अगर आप छोड़ना चाहोगे, या फिर पानी की एक ड्रॉप ली, या फिर आपने देखा होगा एक मर्क्यूरी ड्रॉप अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो पानी पे सरफेस पे फैलने की वजह क्या होगी, स्फेरिकल शेप ले लेगी, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो सरफेस एरिया क्या चाहेगी, मिनिमम चाहेगी। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या आता है हमारा, सरफेस टेंशन आता है। बात समझे। तो सरफेस टेंशन इज अ मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्स कह सकते हो। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में पर सरफेस, जिससे इसको देखा मैंने, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं टॉप लेयर बोलते हैं, टॉप लेयर तो नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सरफेस बोले। जैसे कोई वाटर सरफेस है तो ये वाटर सरफेस मिनिमम एरिया में रहना चाहेगी। तो अब हमको बताना है कि इसका सरफेस टेंशन कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, और इस इमेजिनरी लाइन पे हमने परपेंडिकुलरली आगे पीछे क्या ड्रॉ की है, फोर्स ड्रॉ की है। तो जितना ज़्यादा हमारा ये फोर्स होगा, जितना ज़्यादा हमारी लाइन की लेंथ होगी, इमेजिनरी लाइन की लेंथ होगी, उतना ही हमारा क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। मीन्स आप लाइन बड़ी ले लोगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा हमारा, मेजर ऑफ सरफेस टेंशन। क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा हमारा, मेजर ऑफ सरफेस टेंशन आएगा।
तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे सरफेस एनर्जी, वर्क डन इन फॉर्मिंग सोप बबल वट एवर, ठीक है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। इसके आगे हमारा बचता है कैपिलरिटी, वो हम खत्म करके फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सरफेस एनर्जी एक काइंड ऑफ एनर्जी है कि आपको पता है कि सरफेस की हमेशा मिनिमम एरिया होता है। अब हम चाहें, जैसे हमने देखा हुआ लिक्विड सरफेस का एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। अब हम अगर चाहते हैं कि उसका एरिया क्या करें, बढ़ा दें, तो हमको मॉलिक्यूल्स वाटर के या लिक्विड्स के मॉलिक्यूल सरफेस तक लाने पड़ेंगे। तो कितना वर्क रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज इट्स एरिया, वो क्या होगा, हमारा सरफेस एनर्जी होगा। जैसे मान के चलिए अभी एक हमने वायर फ्रेम लिया, उसमें सोप सोल्यूशन डुबो के ये वाली एक सोप फिल्म बना दी, तो सरफेस टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, ठीक है। अब हमने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के इसकी एरिया चेंज किया, एक्स डिस्टेंसेस को क्या किया, इस वायर फ्रेम को मैंने डिस्प्लेस किया, तो एरिया कितना चेंज होगा, एल इंटू एक्स। अगर एरिया एल इंटू एक्स चेंज हुआ है तो आपको एक बात बताते हैं कि जो वायर फ्रेम है इसके फ्रंट में भी एयर है और इसके बैक में भी एयर है, तो इसका एरिया कितना चेंज होगा, 2 टाइम्स एरिया चेंज होगा। तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स। तो यहाँ पर लेंथ जो लेंगे हम, ये जो फोर्स है ये क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स है। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है। तो यहाँ पर सिग्मा को मैंने क्या माना है, सरफेस टेंशन माना है, तो सिग्मा इंटू 2LX हमारा वर्क डन हुआ। ऐसे चेंज नहीं रहा कितना हुआ, एल इंटू एक्स, लेकिन एक बार फ्रंट से एक और बैक से, तो 2 टाइम्स ऑफ LX हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी क्या जाएगा, वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी भी हमारी किसके बराबर आएगी, सरफेस टेंशन के बराबर आएगी। तो यहाँ से इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो वर्क डन, जैसे केस देखा हमने, पहला केस वर्क डन इन फॉर्मेशन है लिक्विड ड्रॉप, हमने एक लिक्विड ड्रॉप फॉर्म करना है। अब लिक्विड ड्रॉप के अंदर आपको पता है कि अंदर लिक्विड है, बाहर बाहर एयर है, तो एयर सिर्फ एक बार है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू 4πr²। सोप बबल की केस में एयर अंदर भी होती है और एयर फिल्म के बाहर भी होती है, तो उसका सिग्मा, उसका एरिया कितना लेंगे हम, 2 टाइम्स लेंगे, तो सिग्मा इंटू 8πr²। ऐसे ही अगर जब आपको फॉर्मेशन ऑफ बबल करना है फ्रॉम रेडियस R2 से R1 या R1 से R2 करना है, तो यहाँ आपको एरिया चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 8 के लिए क्योंकि सोप बबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक बड़ी स्प्लिट ड्रॉप है या फिर कोई एक बड़ी ड्रॉप है जो हमारी स्प्लिट हो रही है n स्मॉल ड्रॉप्स में, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा सिग्मा इंटू 4π। ये देखो ड्रॉप है, ड्रॉप किसकी होगी, लिक्विड की होगी, तो 4π सिग्मा इंटू 4π NR², या फिर NR का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, NR का होल स्क्वायर माइनस का R², ये आ जाएगा। वेयर आपको n की वैल्यू निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स जो कि n टाइम्स है बिगर बॉल्स के, तो वहाँ से वॉल्यूम निकल करें तो वहाँ से आपके n की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से अगर नहीं दी तो ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें एक्सिस प्रेशर की, एक्सिस प्रेशर आपको पता है कि पढ़ा होगा आपने कि जिधर आपका कॉन्वेक्स सरफेस है उस साइड का प्रेशर क्या होगा, हमारा कम होगा, और जिधर आपकी कॉनकेव सरफेस साइड का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर अंदर देखोगे तो अंदर से सरफेस कैसी हमारी कॉनकेव है, कॉनकेव है, कॉनकेव है, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो एक्सिस प्रेशर मतलब अंदर का कितना ज़्यादा है बाहर से, उसको बोलते हैं हम एक्सिस प्रेशर। तो एक्सिस प्रेशर इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप, अंदर एयर वाटर है और लिक्विड है और बाहर क्या है, एयर। तो एयर एक बार आ रही है, तो डेल्टा भी कितना आएगा, 2 सिग्मा बाय आर। फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इनसाइड है सोप बबल, सोप बबल में क्या है, एयर अंदर भी और बाहर भी है, तो फॉर्मूला 2 टाइम्स हो जाएगा 2 सिग्मा बाय आर। अब एयर बबल वाटर के अंदर, चलो एयर बबल आ गया, मतलब एयर ट्रैप हो गई पानी चारों तरफ से, तो डेल्टा भी कितना आएगा, 2 सिग्मा बाय आर आएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैपिलरिटी की, ठीक है। तो कैपिलरी के बाद, सॉरी सरफेस टेंशन के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी लिक्विड जब किसी कैपिलरी ट्यूब के कांटेक्ट में आता है तो उसमें लिक्विड राइज होता है या फॉल होता है, ठीक है। तो जब लिक्विड राइज होता है तो लिक्विड हमारा कुछ प्लेन सरफेस ना लेके एक कर्व सरफेस लेता है। ऐसा क्यों लेता है, क्योंकि जो ट्यूब के, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में ये इस पॉइंट पर एडिशन फोर्स हमारा डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर एक कॉनकेव शेप का क्या बनेगा, हमारा एक लेयर बनेगी। इस लेयर को हम बोलते हैं क्या, मेनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिस्कस। अब देखिए इस मेनिस्कस पे आपने वर्टिकल से या फिर जो कैपिलरी की जो वॉल्स हैं उसकी वॉल से आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये कुछ ऐसा आएगा। और कैपिलरी की लाइन से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये एंगल लेस देन 90 है तो सरफेस हमारा वेटिंग लिक्विड होगा,
जो लिक्विड हमारा वेटिंग लिक्विड होगा, अगर ये एंगल लेस देन अगर एंगल लेस देन 90 है तो लिक्विड हमारा वेटिंग लिक्विड होगा, अगर ये एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 तो ये लिक्विड हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड होगा। जैसे मर्क्यूरी हमारा, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड नॉन वेटिंग लिक्विड। ठीक है, इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, एसेंट फॉर्मूला या फिर हमारा कैपिलरी राइज। ठीक है, मैंने एक कैपिलरी ली, इसको पानी में या फिर किसी लिक्विड में इंसर्ट कर दिया तो देखो यहाँ देख रहे हो हमारा एडहेसिव फोर्स डोमिनेट हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट के एंड्स पर, जहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट बन रहा है, वहाँ पर लिक्विड राइज करेगा हल्का सा और बीच में क्या करेगा, डिप करेगा। तो यहाँ पर एक कॉनकेव सरफेस बन रही है। कॉनकेव सरफेस का मतलब आप जानते हैं, ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बिकॉज आप ने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि अगर सरफेस हमारी प्लेन है तो प्रेशर ऊपर का और नीचे का क्या है, बराबर है। अगर सरफेस हमारी ऐसे है तो P1 बड़ा है किससे, P2 से, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो यही केस तो बेटा यहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ हमारा A का प्रेशर ज़्यादा है, B का प्रेशर कम है। पी ए मान के चलो P है तो P भी हमारा कितना कम होगा, P माइनस 2 सिग्मा बाय आर कम होगा। क्यों, वो की सरफेस कैसी है बेटा, हमारी कर्व्ड है। तो अभी आपने देखा था कि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सिग्मा बाय आर, कब, जब एक तरफ एयर हो एक तरफ वाटर हो। ठीक है, तो P माइनस 2 सिग्मा बाय आर। तो प्रेशर बैलेंस करने के लिए, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इस कॉलम में हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लिक्विड राइज कर जाएगा। कितना राइज करेगा, तो लिक्विड की कुछ वैल्यू होगी रो जी एच, इतना प्रेशर रो जी एच राइज करेगा। अभी कितना राइज करेगा, जितना कम था, 2 सिग्मा बाय आर। तो यहाँ से रो जी एच इक्वल टू कितना जाएगा, 2 सिग्मा बाय आर। ये जो आर है, ये जो हमारा मेनिस्कस बना है, ये जो हमारा मेनिस्कस बन रहा है, इसकी क्या रेडियस, इसकी क्या होगी, रेडियस। ये जो मेनिस्कस बन रहा है हमारा, इसकी क्या होगी, कैपिटल आर रेडियस होगी। अगर मान के चलो आपको कैपिटल आर नहीं दिया, जनरली रेट नहीं देते, आपको देते हैं क्या, इस ट्यूब की रेडियस। तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से रेडियस आर और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ से आप ये एंगल बनाओगे, एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो यहाँ से आर इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप आर के क्या लिख दोगे, स्मॉल आर कॉस थीटा रख दोगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला कितना बन जाएगा, हाइट का 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो आर जी। और ये थीटा आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इतना कॉन्टैक्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको लेना है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, मान के चलो अगर हमारा कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ है वो इनसफिशिएंट है, मतलब राइज होने से, मतलब हाइट ऑफ जो कॉलम है हमारा, जैसे मतलब कितना मैंने राइज किया वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड कॉलम से। तो उस केस में क्या होता है, हमारा पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्या होगा, जब हाइट हमारी ज़्यादा है किससे, लेंथ ऑफ ट्यूब से, तो उस केस में हमारा जो पहले मेनिस्कस आर है, बाद में मेनिस्कस उसका चेंज हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या हो जाएगी, हमारी चेंज होगी, आर से आर डैश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, एक फॉर्मूला क्या लिखा है, एच आर इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आर डैश। अगर हमारा एच बड़ा है किससे, एल से, एच बड़ा है एल से, तो आर को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो जो हमारा आर डैश है वो क्या आ जाएगा बेटा, बड़ा किससे, आर से। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगी इस केस में, हमारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर आपका समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। जिस तरीके से भी आपको समझ में आया, इसको एक बार और दोबारा देखना, आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। जब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज करके इसके PYQs करना, और स्पेशली लास्ट 5 ईयर PYQ जरूर करना। इसकी वजह से आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज को किस तरीके से अप्लाई करना होता है वो सब आप सीख जाओगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।